मैं कुमकुम जैन आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल कुकू केमिस्ट्री पर। बच्चों, हमने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। बच्चों, आपको ये जो मैं आपको स्क्रीन में पढ़ा रही हूँ, इसकी आपको अगर PDF चाहिए कि हमें नोट करना है, PDF के लिए चाहिए, ये जो सभी आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल कुकू केमिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर चैप्टर्स की PDF आपको मिल जाएगी। चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर, जिसका टॉपिक है अपना ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण। पहले तो सबसे पहले हेडिंग का मतलब समझते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या है? कहने का अर्थ क्या हुआ? ये कोई हमारे पास ठोस पदार्थ है, ये अपने गैस के कण हैं इसके चारों तरफ, और यहाँ पर ये गैस के कण क्या हो जाएंगे? इस पर आकर अधिशोषित हो जाएंगे। अगर गैस के कण अधिशोषित होते हैं इस सरफेस पर, इस पृष्ठ के ऊपर, तो कौन कौन से कारक हैं जो इससे प्रभावित होते हैं? तो इसके 5 कारक हैं बच्चों। गैस या अधिशोषक की प्रकृति, मतलब गैस की प्रकृति कैसी है, गैस पर निर्भर करेगा कि वह उस अधिशोषक पर अधिशोषित होगी या फिर नहीं होगी। दूसरा बिंदु है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है या ज्यादा है, दाब कितना लग रहा है, तापमान कितना है, और अधिशोषण का सक्रियण। अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों, एक एक पॉइंट करके। तो पहला बिंदु है आपके सामने, पहला बिंदु हम एक्सप्लेन करेंगे गैस या अधिशोष्य की प्रकृति। आइए देखते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ से अपने पास टॉपिक क्या है? गैस या अधिशोष्य की प्रकृति, मतलब वह गैस जो ठोस पदार्थ पर अधिशोषित होने जा रही है, इस पर जमने जा रही है। तो वो वाली गैसें जो सरलता से द्रवित हो जाती हैं, अर्थात जो आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाएं, वो जल्दी अधिशोषित होती हैं और ज्यादा मात्रा में अधिशोषित होती हैं। और कौन सी गैसें द्रवित होंगी? तो सबसे पहले तो हम पहली लाइन का अर्थ समझते हैं कि गैसों के द्रवित होने से मतलब क्या है, कि वो गैस जो सरलता से द्रवित होगी वो ज्यादा अधिशोषित क्यों होगी। ठीक है, चलिए बच्चों, इसको हम समझते हैं। यहां से हम आपके सामने बात कर लें। मान लीजिए ये अपने पास चौक का टुकड़ा है, ठीक है, या अपने पास कोई भी अधिशोषक है, या आप मान लीजिए रुई है, ये अपने पास क्या है? रुई है। इसको एक तो पानी में डालो और एक क्या करें? रुई के ऊपर क्या हो? चारों तरफ गैस हो, तो पानी में जल्दी भीगेगी रुई, या गैस के चारों तरफ है तो गैस के कण जल्दी अधिशोषित होंगे? तो निश्चित रूप से बात है, जैसे ही आप रुई को पानी में डालेंगे रुई जल्दी भीग जाएगी। तो ये तो कंफर्म हो गया, गैस और द्रव में से जल्दी अधिशोषित कौन होता है? द्रव। क्यों होता है द्रव अधिशोषित? बच्चों, द्रव के कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। द्रव के कण कैसे होते हैं? गैस की तुलना में पास पास होते हैं, और जो कण पास पास होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल भी ज्यादा होता है, तो वो दूर दूर नहीं होते कण। अगर कण दूर दूर होगा तो वो अधिशोषित होने में भी समय लगाएगा। तो जो गैसें जल्दी द्रवित हो जाती हैं, अर्थात मैं आपके सामने कहूं एक तो ऑक्सीजन गैस हो और एक HCl गैस हो, तो मैं आपको कह दूं ऑक्सीजन और HCl में से जल्दी द्रवित होने वाली गैस HCl है, और इसका सरलता से अधिशोषण हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये जल्दी द्रवित हो जाएगी तो इस द्रवित का मतलब क्या होगा? HCl के कणों के बीच में दूरी क्या है? कम है, इसीलिए क्या होगी? ये जल्दी अधिशोषित होगी। दूरी कम क्यों है? इसका कारण मैं आपको अभी बता दूंगी कि HCl गैस में दूरी कम क्यों है और ऑक्सीजन गैस के कणों में दूरी ज्यादा क्यों है। तो आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए, चलो और आसान करने की कोशिश करते हैं इसको हम। यहाँ से देखिए बच्चों, और आसान करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ से। जैसे मान लीजिए ये अपना कण है, ये अपने 2 सरफेस है। एक तो कण क्या है? दूर दूर है, ठीक है। एक कण क्या है? अपने पास 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 है। देखिए एक बार और सरलता से समझाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर आपको। ये तो कण क्या है? ये कण तो क्या है बच्चों? दूर दूर है। एक कण क्या है? पास पास है, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखिए, ये कण इतना दूर दूर है, ये वाले कण क्या है? दूर है, और ये कण क्या है? पास पास है। तो जल्दी अधिशोषित कौन होगा बच्चों? जल्दी अधिशोषित वही होगा जो कण कैसे हैं? पास पास है। और जो कण पास पास होंगे वो जल्दी क्या हो जाते हैं? द्रवित हो जाते हैं। और किसके कण पास होते हैं? कौन सी गैसों का द्रवीकरण जल्दी होता है? ध्रुवीय गैसों का द्रवीकरण जल्दी होता है बजाय अध्रुवीय गैसों की अपेक्षा। तो इसका मतलब समझते हैं ध्रुवीय गैसें कौन सी
होती है। देखिए यहाँ से हमने लिखा एग्जाम्पल HCl और एक एग्जाम्पल हमने लिखा O2। आप इतना तो सभी जानते हैं Cl की वितरणता ज्यादा होती है अर्थात इस पर आंशिक माइनस होता है, H की वितरणता कम होती है अर्थात इस पर आंशिक प्लस होता है। मैं एक और HCl का अणु ले लेती हूँ, इसमें भी स्थिति यही होगी, यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या होगा प्लस। अब आप मुझे बताइए ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? तो HCl के कणों के बीच में, मैं या फिर कह दूं HCl अणुओं के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल होता है और उस बल का नाम है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। और इसी वजह से HCl के कण क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं। और बात रही ध्रुवीय की, तो ध्रुव का मतलब होता है एक प्लस ध्रुव बनना और एक माइनस ध्रुव का बनना, अर्थात जब दो आवेश बन जाएं, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो उसको हम कैसे कहेंगे, अणु को ध्रुवीय अणु कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब O2 की बात हम करते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन की विद्युतऋणता और दूसरे ऑक्सीजन परमाणु की विद्युतऋणता समान है, अर्थात यहाँ माइनस और प्लस कुछ भी नहीं है। तो यह अणु कैसा हो गया, अध्रुवीय। तो अध्रुवीय गैसों की अपेक्षा ध्रुवीय गैसों का द्रवीकरण जल्दी होता है, क्योंकि ध्रुवीय गैसों में क्या होते हैं, प्लस और माइनस आवेश होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल होता है। और ध्रुवीय गैसें कैसी होती हैं, इनके कण कैसे होते हैं बच्चों, पास पास होते हैं। जबकि अध्रुवीय गैसों कण कैसे होते हैं बच्चों, ये दूर दूर होते हैं। कैसे कण होते हैं बच्चों, दूर दूर होते हैं। और वहां कैसे कण होते हैं, पास पास। जो पास पास होंगे वो जल्दी द्रवित होगी, और जो द्रवित जल्दी होगी वो जल्दी अधिशोषित होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, रुई को पानी में आप डालेंगे तो रुई जल्दी पानी को अधिशोषित करेगी, बजाय किसके, गैस को। ठीक है, अतः इनकी अधिशोषण क्षमता भी अधिक होती है। चलिए अब आगे देखते हैं हम बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ से अपने पास उदाहरण है, 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर गैसों के अधिशोषण का घटता क्रम निम्न है। बच्चों एक शब्द आया है यहाँ से चारकोल। क्या आप चारकोल को जानते हैं क्या होता है? चलिए, चारकोल होता है बच्चों, कार्बन को अगर वायु की अनुपस्थिति में जला दिया जाए तो वहां से बनने वाला जो पदार्थ होता है वो चारकोल बन के आता है। ठीक है, सक्रिय का मतलब क्या होता है, वो दरदरा हो, उसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो, खुरदरा होगा, दरदरा होगा, एक तो ये, और दूसरा उसके ऊपर कोई भी चीज अशुद्धि चिपकी हुई नहीं हो। चिंता मत कीजिए, मैं आपको चारकोल का एक चित्र दिखा देती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, क्रम तो बाद में देखेंगे। आपके सामने ये ब्लैक कलर का पाउडर दिखाई दे रहा है बच्चों, यही है चारकोल। ये नीचे देखिए, नीचे क्या है, कोयले के टुकड़े हैं, इन्हीं को गर्म कर दिया जाए तो ये जो पाउडर प्राप्त होता है हमें क्या कहलाता है, चारकोल। और मैं आपके सामने एक इमेज और डाल रखी है, आजकल फेस वॉश वगैरह भी आते हैं मुंह धोने के लिए, उसके ऊपर भी देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेटेड चारकोल, अर्थात सक्रिय चारकोल। चारकोल का मेनली यूज बच्चों किस लिए किया जाता है, चारकोल अपने ऊपर अशुद्धियों को अधिशोषित कर लेता है, अर्थात चारकोल की सतह पर आराम से दूसरी कोई चीज अधिशोषित की जा सकती है। तो फेस वॉश में इसका यूज चारकोल का क्यों हो रहा है, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऐसा तो नहीं है केवल एग्जाम में पास करनी है, आपको उसका यूज भी तो सीखना है कि क्या दैनिक जीवन में भी इसका कोई उपयोग है। बिल्कुल है बच्चों। कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे फेस पे मान लीजिए डर्ट जम गई है, गंदगी जम गई है, अगर इस एक्टिवेटेड चारकोल की वजह, अगर इस एक्टिवेटेड चारकोल को कोई फेस पर यूज करता है तो उस पर जमी हुई जो गंदगी है, जो अशुद्धि है, जो मिट्टी के कण जो हमारे फेस में जमा हो गए हैं, वो ये चारकोल अधिशोषित कर लेता है। इसीलिए आजकल फेस वॉश में इस चारकोल का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक यूज बता दिया, चारकोल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है और चारकोल होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ेंगे हम अपने आगे की चीज कि वास्तव में चारकोल पर गैसों का अधिशोषण कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपना आगे की चीज है जो ध्रुवीय और अध्रुवीय गैसों की बात हो रही थी। चारकोल का मतलब समझ में आ गया क्या चीज होती है। आगे देखिए, SO2 गैस कैसी है, ध्रुवीय, क्योंकि सल्फर की विद्युतऋणता कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो सीधी सी बात है SO2 में S पर क्या रहेगा प्लस, ऑक्सीजन पे क्या रहेगा माइनस, तो ध्रुवीय गैस हो गई। NH3 पे बात आते हैं, ये भी कैसी गैस है, ध्रुवीय गैस, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युतऋणता ज्यादा अर्थात माइनस, और ये प्लस। अगर माइनस प्लस ऐसे बनने लग जाए ना तो समझ जाना निश्चित रूप से वो कैसी है, ध्रुवीय गैस है। HCl गैस कैसी है बच्चों, ये भी ध्रुवीय गैस है, मैंने बता दिया HCl, ये माइनस और ये प्लस, अर्थात अधिशोषण क्षमता ज्यादा होगी। आगे बात बता दूं, CO2 की एक बात बता देती हूँ बच्चों, 11th क्लास में पढ़ के आए हो। CO2 की स्ट्रक्चर ये होती है, CO में ऑक्सीजन की विद्युतऋणता ज्यादा होती है, कार्बन की कम, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन की कम। ठीक है, दोनों तरफ का बंध जो होता है ये समान रूप से ध्रुवीय हो जाता है, अर्थात गैस CO2 कुल मिलाकर अध्रुवीय हो जाती है। अतः इसकी अधिशोषण क्षमता जो होती है बाकी तीनों से क्या है, कम।
अब CO2 अध्रुवीय आ गई तो निश्चित रूप से बात है पीछे वाली जो गैसेस जो है हमारे पास, CO को मैं बता दूं ये थोड़ी हल्की सी ध्रुवीय होती है, अपने पास CO1 ध्रुवीय होता है, बाकी इन सभी की अधिशोषण क्षमता क्या है, कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों। बहुत शानदार अपने पास टॉपिक है नेक्स्ट, जो अपने पास एग्जाम में पूछा जा सकता है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों यहां से देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये अपना कोई ठोस है, इसका जो क्षेत्रफल है चारों तरफ का, यही क्या गिना जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अंदर पृष्ठ गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, कितने पृष्ठ हैं, 4। क्यों बता रही हूँ 4 पृष्ठ, देखिए आगे हमने क्या कहा, एक ही गैस समान ताप व दाब की परिस्थिति में विभिन्न ठोसों पर अलग अलग मात्रा में अधिशोषित होती है। एक ही गैस है, ठीक है, मान लीजिए वो गैस कौन सी है, हमने वो गैस कौन सी मान ली, HCl। टेम्परेचर भी समान है और दाब भी समान है, लेकिन ठोस अलग अलग है। जैसे पैलेडियम ले लिया, प्लैटिनम ले लिया, उस पर इसकी मात्रा अधिशोषित होने वाली अलग अलग होगी। अर्थात पैलेडियम पर HCl की मात्रा कम होगी अधिशोषित में, प्लैटिनम पर अलग होगी, गोल्ड पर अलग होगी, निकिल पर अलग होगी। 1 ग्राम ठोस द्वारा प्रदत्त सतही क्षेत्रफल को, मतलब ये 1 ग्राम ठोस है, इसका जितना क्षेत्रफल यूज में आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, विशिष्ट क्षेत्रफल कहेंगे। तो इनकी विशिष्ट अवशोषण क्षमता क्रम क्या है, पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और निकिल। बच्चों यहां से मुझे एक चीज और बतानी थी आपको, अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, कि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा गैस अधिशोषित होगी। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, जैसे मान लीजिए एक तो हमने इसकी बात करी है ना, और एक हमने दूसरे पृष्ठ की बात करी, छोटा है एक बड़ा है, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कम होगा तो निश्चित रूप से गैस की अधिशोषित होने वाली मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तो अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी। बच्चों ये क्रम जो आपके सामने दिया गया है, बच्चों इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पानी, पानी बोलते हो, पानी, पानी कैसे लिखते हो आप, चलो पानी, पानी ऐसे तो लिखेंगे अपन। देखो अपन इंग्लिश में अगर पानी लिख देते हैं, पानी की स्पेलिंग क्या होती है, PANI, है ना। एक सेकंड स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, पानी, ठीक है, ये पानी लिख दिया। अब Na से तो क्या बन गया, पानी में निकिल, ठीक है, A से क्या बन गया, गोल्ड, और P से क्या ध्यान रखोगे, प्लैटिनम। बस एक याद रखना पड़ेगा बच्चों, जिसको हम पैलेडियम याद रख सकते हैं, ठीक है। यह आप पानी है ये अपने पास याद रख लोगे, P से क्या याद रखना है, प्लैटिनम है, और उसके आगे क्या है, पैलेडियम। और कैसे याद रखें मैडम, पैलेडियम पहले आएगा कि प्लैटिनम पहले आएगा, चलो ऐसे याद रख लगते हैं। अपने को ABCD तो आती है, उसमें से D पहले आता है और T कहाँ आता है, बाद में, तो D पहले आता है, इसीलिए पैलेडियम पहले आ जाएगा, प्लैटिनम बाद में आ जाएगा। इस तरह की अपन शॉर्ट ट्रिक्स ही हमने बना ली छोटी सी, उससे हमने इसको याद कर लिया, क्योंकि याद भी तो करना है ना बच्चों अपने को, इसलिए हमने छोटी सी ट्रिक बना दी है। ओके चलिए अब अपन तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है अपने पास, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात, दाब का प्रभाव केवल गैसीय पदार्थ पर होगा। आप जानते हैं गैस को दबाया जा सकता है, पानी और ठोस को दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। दाब की मात्रा बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है बच्चों। ये अपने पास क्या है, ठोस पदार्थ, ये क्या है अपने पास, गैस है, इसके ऊपर दाब लगाइए, पिस्टन को दबाइए, जैसे जैसे आप दबाएंगे, इसको दबाते क्या होगा, गैस जो होगी वो किसके समीप आने लगेगी, सतह के समीप आने लगेगी, और सतह के समीप आएगी अर्थात सतह पर अधिशोषित होती हुई चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आगे ग्राफ क्या कहता है बच्चों, वो देख लेते हैं। अगर अपना दाब का मान कम है तो ये देखिए यहाँ से x/m का मतलब क्या है, अधिशोषण की मात्रा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अधिशोषण इतना है, ठीक है। अगर हमने दाब और बढ़ा दिया, इस बिंदु पर दाब ज्यादा है तो आप देखिए अधिशोषण की मात्रा क्या है, और ज्यादा है। अगर दाब को और बढ़ा दिया तो अधिशोषण की मात्रा और ज्यादा हो गई। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि दाब के समानुपाती है अधिशोषण की मात्रा, जिसको हम x/m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x का मतलब क्या है, अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या है, इसके अंदर गैस है। अधिशोषक क्या है, जो हमारा ठोस पदार्थ है। तो अधिशोषक की मात्रा कितनी है और अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा, भार कितना है, और P क्या है बच्चों, दाब है। तो दाब बढ़ाते जाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाएगी। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके ऊपर, खूब सारा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्यों है,
क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो मैं आपको डायरेक्ट कराने वाली हूँ। अधिशोष्य प्लस अधिशोषक, अधिशोषण प्लस ऊष्मा, इसका अर्थ क्या है? अर्थात जब किसी अधिशोषक पर, यह अधिशोषक है, जब कोई अधिशोष्य आकर जमा होता है, यह अधिशोष्य आके जमा हो गया तो क्या होगा? अधिशोषण। भाई सीधी सी बात यही तो कह रही हूँ ना, ये अपना अधिशोषक है, इस पे आके हमारा पदार्थ जमा हो गया तो क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा। और अधिशोषण कहलाएगा तो उस प्रक्रिया में क्या निकलती है बच्चों? ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा बाहर निकली, अगर वो ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेरे जवाब देने से पहले जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए वो क्या होगी आपके पास। मैं अभी समय देती हूँ, चलो इतना समय की आवश्यकता नहीं है, नीचे लिखा हुआ है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने पहले लिखा हुआ है कि वह क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाता है। चलो और ध्यान दिला देते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। आपने अमोनिया बनने की रिएक्शन पढ़ी हुई है, N2+H2 अमोनिया बनती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। चूने का पानी बनाते हैं, कली को पानी बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अर्थात हमने गर्म नहीं किया लेकिन दो पदार्थों को आपस में मिलाया तो ऊष्मा अगर उत्पन्न होती है तो वह क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाता है। तो यहाँ भी यही है, जब अधिशोषक पर अधिशोष्य आकर जमा होता है तब इसको प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में क्या निकलती है? ऊष्मा। अतः यह प्रक्रम कैसा है? ऊष्माक्षेपी। जल्दी से आप 11वीं क्लास को जल्दी से याद करके ध्यान करके एक बार सोचिए कि अगर पहले से ही ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तापमान ज्यादा रखा जाए तो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में बच्चों तापमान अगर ज्यादा रखेंगे तो निश्चित रूप से होने वाली क्रिया जो है हमारी वो घट जाएगी। देखिए यहाँ से मैं आपको और क्लियर करती हूँ। आप ऊष्मा का मान बढ़ाएंगे, अगर आपने 11वीं क्लास में रासायनिक साम्य चैप्टर पढ़ा है, 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 7 था, जिसको अगर आपने पढ़ा है वहां पर लिखा हुआ था कि लाशातेली के नियम के अनुसार अगर एक और मान बढ़ाया जाता है तो दूसरी ओर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आप ऊष्मा बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे यह मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या चला जाएगा? संतुलन के लिए कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। पीछे चला जाएगा इसका मतलब क्रियाकारक की तरफ चला गया, अर्थात दोनों चीजें फिर से क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। इसका अर्थ क्या हुआ? पश्चिम दिशा में जाने का मतलब हो गया पहले की तुलना में क्रिया का वेग घट गया, अर्थात ताप बढ़ाने पर अधिशोषण भी घटने लगता है। क्योंकि अगर ऊष्मा आपने बढ़ाई, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में अगर ऊष्मा बढ़ाई जाती है तो लाशातेली नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नियम दिया हुआ है कि अगर इस तरह से ऊष्मा बढ़ाई जाती है तो साम्य पश्चिम दिशा में चला जाता है। पश्चिम दिशा का मतलब है पीछे की ओर चला जाता है। पीछे की ओर जाने का मतलब है दोनों क्रियाकारकों का अलग अलग हो जाना। तो यहाँ पे देखिए अधिशोषण की मात्रा स्थिर दाब पर, ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर को स्थिर रखना है, प्रेशर को बढ़ाना नहीं है, तो ताप बढ़ाने पर घटने लगती है। लेकिन ये जो आपने आगे चीज लिखी हुई है वो इंपॉर्टेंट है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पर ताप का प्रभाव अलग अलग होता है। भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ऐसा क्यों हुआ? अधिशोषण की प्रक्रिया तो ऊष्माक्षेपी है, फिर ऐसा क्यों हुआ? बच्चों अधिशोषण की प्रक्रिया आपसे आता है पेपर में, अधिशोषण पर ताप का क्या प्रभाव होता है, तो आप सीधे उत्तर लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। क्यों? क्योंकि यह प्रक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी। लेकिन क्वेश्चन देता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, लिख कर देता है शब्द को भौतिक और रासायनिक, तो फिर आप अलग अलग करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन कैसे और आ सकता है पेपर में। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ से भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है। क्यों? क्योंकि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अभी अभी देखा। ताप बढ़ाने पर लाशातेली के नियम के अनुसार ताप बढ़ाने से अधिशोषण घटने लगता है। मैंने फिर से कहा ऊष्मा का मान बढ़ाएंगे, यहाँ ऊष्मा बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से ये कहाँ जाएगी? बैलेंस के लिए पीछे जाएगी। पीछे जाएगी इसका मतलब पीछे क्या दिख रहा है? अधिशोष्य और अधिशोषक अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं तापमान अगर इतना था हमारे पास तो अधिशोषण की मात्रा इतनी थी। तापमान क्या है? यहाँ से कम है, यहाँ तापमान क्या है? ज्यादा है। आप देखिए अधिशोषण क्या हो रहा है? घट रहा है। और देखिए और नीचे जाओगे, यहाँ और ज्यादा अपने पास तापमान है, तो तापमान अगर कम है तो अधिशोषण की मात्रा ज्यादा है, यहाँ तापमान ज्यादा है तो अधिशोषण की मात्रा कम है। तो क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्ट आप इसको नोट कर सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है बच्चों, पीडीएफ में आपको यही स्लाइड्स जो है वो आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, इसलिए टेंशन की नीड नहीं है। मैं आपको सारी स्लाइड्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगी।
चलो क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बनेगा जो अभी हमने डिस्कस किया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है क्यों। अगर आपने चौथा चैप्टर पढ़ा है तो मे बी इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी आपको, क्योंकि चौथे चैप्टर में हम एक सक्रियण ऊर्जा शब्द को पढ़कर आए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ एक सक्रियण ऊर्जा शब्द जो है वो काम में आने वाला है। रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है क्यों, तो अभी इसको मतलब समझ लेते हैं। देखो आपको पहले मैं चित्र की तरफ ले जाऊंगी। यहाँ पर क्या है, तापमान कम है, ठीक है। क्या हो रहा है, अधिशोषण की मात्रा कम है। आपने तापमान और बढ़ाया, अधिशोषण की मात्रा और बढ़ गई। आपने तापमान और बढ़ाया, अधिशोषण की मात्रा और बढ़ गई। जबकि वहां उल्टा हो रहा था। वहां का ग्राफ क्या था, वहां का ग्राफ ये था, ठीक है। अगर तापमान कम था तो अधिशोषण की मात्रा ज्यादा थी, तापमान ज्यादा था अधिशोषण की मात्रा कम थी। ये देखो ज्यादा और यहाँ पर क्या था, कम। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि होती है। चलो सक्रियण ऊर्जा की बात नहीं करते हैं, है ना। मैं आपसे कहती हूँ रासायनिक अधिशोषण का मतलब है यहाँ क्या बनेंगे, रासायनिक बंध बनेंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं, रासायनिक बंध बनने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किसी प्रक्रिया में कहाँ से प्राप्त होती, अगर हम किसी भी क्रिया कारक, किसी परख नली में हमने कोई चीज ली और हमने उसे गर्म कर दिया तो रिएक्शन कई बार बहुत जल्दी हो जाते हैं कि इसको थोड़ा सा गर्म करने पर रिएक्शन जल्दी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि नए बॉन्ड्स बनने लग जाते हैं। तो मैं आपको कह दूं, रासायनिक अधिशोषण में चूंकि रासायनिक बंध बनते हैं और उस रासायनिक बंध बनाने के लिए अणुओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यही बढ़ा हुआ है कि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि होती है। सक्रियण ऊर्जा मतलब जो उनको उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ताप से मिलती है। क्योंकि यदि अधिशोष्य की अधिशोषण के साथ रासायनिक बंध बनाने में सहायक होती है, देखिए यहाँ से जो कि अधिशोष्य की अधिशोषक के साथ, सॉरी बच्चों अधिशोषण लिखा हुआ है, अधिशोषक आएगा शब्द, अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बनाने में सहायक होती है, अतः प्रारंभ में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। जबकि आगे देखो यहाँ तक बढ़ गया हमारा टेम्परेचर अधिकतम था, लेकिन और तापमान देखो बढ़ गया तो अधिशोषण की मात्रा अब क्या होगी, घटने लग गई। तो अपने पास यहाँ एक चीज कह दूं, यहाँ तक तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अधिशोषण बढ़ता जाएगा। लेकिन आप यहाँ वाली स्थिति देखेंगे लास्ट वाली, तो अधिशोषण घटने लग गया। जबकि ताप में वृद्धि के साथ अधिशोषण दर घटने लगती है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ तक वो अपनी सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर चुका होता है। अब इसके बाद और तापमान बढ़ाया जाता है तो विशोषण के कारण, वो तापमान प्राप्त करने के कारण अधिशोष्य के अणु अधिशोषक से हटने लगते हैं। अधिशोषक मतलब इससे जो अपने अणु चिपके थे, अभी थोड़ी देर पहले रासायनिक बंध बनाया था, अब वो जो बंध इसके साथ बन गया था वो क्या होने लगता है, टूटने लगता है। भाई टेम्परेचर ने बॉन्ड तो बना दिया, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो बने हुए बॉन्ड क्या होंगे, वो टूट जाएंगे। भाई शुरू में आपने ऊर्जा दी तो क्या हुआ, बॉन्ड बनने लगे, जो ऊर्जा उसको चाहिए थी, ठीक है। बाद में और ऊर्जा दी, जो बने हुए बंध थे वो क्या हो गए, टूटने लग गए और उस सतह से हटने लग गए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं हम बच्चों आगे। देखो कितना बढ़िया टॉपिक आया जहां से अपने क्वेश्चन बनता है। किसी अधिशोषक का सक्रियण, अधिशोषक का सक्रियण मतलब ये अपनी सतह है और ये कोई अधिशोषक है, तो इसकी सतह का सक्रियण कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना। मान लीजिए पहले इसके ऊपर केवल 10 ग्राम गैस अधिशोषित हो रही थी, आपने कुछ इस पे परिवर्तन कर दिए इसकी सतह पर और अब 50 ग्राम गैस अधिशोषित होने लग गई। तो ऐसा क्या किया जाए कि अधिशोषक की सतह पर ज्यादा अधिशोषण होने लग जाए। तो उसने पहला लिख दिया, ठोस अधिशोषक को खुरदरा बनाकर। आप खुद सोच के देखिए, एक सतह है बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल चिकनी सतह है, उस पर किसी चीज को अपने को क्या करना है, जमाना है, ठीक है। अगर अपन चौक की बात ले ले, कुछ चौक कैसे होते हैं बच्चों, चिकने होते हैं, ठीक है। उन चिकने चौक पर या अपन बोर्ड पे लिखते हैं, बोर्ड लिखते टाइम कैसा होना चाहिए, बिल्कुल चिकना होना चाहिएगा नहीं। अगर बोर्ड चिकना होगा तो उससे चौक पर लिखा नहीं जाएगा, लेकिन बोर्ड थोड़ा सा खुरदरा होगा तो हम जल्दी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर यही है, अगर इसकी सतह को कैसा कर दिया जाए बच्चों, ये जो सतह थी इसको कैसा कर दिया जाए, खुरदरा कर दिया जाए, तो खुरदरी सतह पर इस पर ज्यादा अधिशोषण हो सकता है। अगला देखिए, दानेदार अधिशोषक को अधिक पीसकर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर। चलिए और अपन इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए अपने पास क्या है,
एक तो अपने चौक है, अपने पास क्या है, पूरा की पूरा टुकड़ा, अपना पूरा एक चौक है। अब आपको इंक जो है वो आपको अधिशोषित करनी है। आपने चौक का क्या बना दिया, चूरा कर दिया, तो जल्दी अधिशोषण कहाँ होगा, चूरा बनाने पर या फिर उस चौक के मतलब पूरे चौक पर। तो सीधी सी बात है बच्चों, चौक को अगर अपन चूरा कर दें, ये चौक को क्या कर दिया, पाउडर फॉर्म बना दिया है ना। चौक, एक पूरा चौक था, उस चौक को क्या कर दिया, पीस दिया है ना। और एक चौक क्या था, पूरा था टुकड़ा। तो बताओ कहां पर जल्दी अधिशोषित होगा, जहां चूरा करा है। भाई एक तो अपने पास पूरी चीज और एक चूर्णित अवस्था में है, बिल्कुल पिसी हुई है, तो कहां जल्दी काम होगा, पिसी हुई चीज में काम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप कहोगे लेकिन मैडम एक चीज समझ नहीं आ रही है हमको, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बढ़ गया। मैं आपको बता दूं बच्चों, एक तो चूर्णित अवस्था हो और एक कैसी अवस्था हो बच्चों, पूरा टुकड़ा हो। इन दोनों स्थितियों में चूर्णित क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा बजाय पूरे पृष्ठ के। अगर चौथा चैप्टर आपने मेरी नोट्स में से पढ़ा है, मेरे वीडियो से पढ़ा है, तो मैंने वहां पर इस चीज को पूरी तरह से क्लियर किया है कि वास्तव में पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो इस पाउडर फॉर्म का ज्यादा क्यों होगा बजाय इसके। हजम तो नहीं हो रही है बात कि पाउडर का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, मैडम कहोगे कि ये चूर्ण बना हुआ है, छोटे छोटे से कण है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ज्यादा हो गया बजाय एक टुकड़े के। चलो चीनी और मिश्री दोनों में से पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, मिश्री के टुकड़े बड़े होते हैं, चीनी के टुकड़े छोटे होते हैं, लेकिन चीनी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है बजाय मिश्री के। कारण समझा देते हैं बच्चों आपको, चलिए समझ लीजिए। अगर आप मेरे वीडियो से चौथा चैप्टर पढ़े हैं जब तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर अब आप देख लीजिए। बच्चों ये अपने पास पूरा टुकड़ा था, ठीक है, इसमें कितनी सतह हैं, 1 2 3 और ये 4। अब आपने क्या करा, इसको तोड़ दिया, बीच में से तोड़ा। जब आपने इसको तोड़ा तो आपको इस तरह से मिला। अब सतह गिनिए कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, हुई कि नहीं हुई भाई, हुई कि नहीं हुई, 8 सतह हो गई। अर्थात बीच की जो सतह है अपने पास खाली थी वो नहीं हुई। मैंने ऊपर की और नीचे की नहीं गिनी है बच्चों, वैसे आगे और पीछे की भी होंगी। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे भी तोड़ दिया, मतलब यहां से आपने इसको बीच में से मतलब ऐसे भी तोड़ दिया इसको, तो आपको कितनी मिल गई, 1 2 3 4। तो 4 सतह तो इसकी दिख रही है हमको, ये 4 इसकी दिख रही है, 4 इसकी दिख रही है, कितनी हो गई, 16 हो गई। और इसको तोड़ दो, ये लो और तोड़ दो, तो सतह बढ़ती जा रही नहीं बढ़ती जा रही, बस यही जो सतह बढ़ रही थी उसी को हमने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। जब तक वो पूरा था तब तक उसकी अंदर की सतह काम में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो टूटा तो उसकी अंदर की सतह भी काम में आने लग गई। आगे है पहले से अधिशोषित अशुद्धियों को हटाकर। मान लीजिए ये जो अपने पास था इसके ऊपर पहले से ही अधिशोषण है किसी चीज का, ठीक है, पहले से इसकी जो अधिशोषित जो जगह थी, इस जगह पर अधिशोषण होना था, पहले से ही 10 ग्राम गैस अधिशोषित है और इसकी अधिशोषण क्षमता ही 50 ग्राम की है, तो आगे आने वाली गैस में से केवल 40 ग्राम ही अधिशोषित हो पाएगा। अर्थात अगर इस अधिशोषित सतह का जो अपना अधिशोषक की सतह थी, अगर इसको मुक्त कर दिया जाए, इसमें से पहले से अशुद्धियों को हटा दिया जाए, तो ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा और हमारे काम में आ जाएगा। आगे अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 3 बिंदु मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं बच्चों। इस तरह से अधिशोषण की जो सतह थी उस पे से अशुद्धियों को हटाया जाता है। जब कार्बन को निर्वात में गर्म करते हैं तो उस पर से अधिशोषित अशुद्धियां जैसे नमी हट जाती है। ये अपने पास कार्बन है, ठीक है, इस पर नमी का अधिशोषण है, ठीक है, नमी हटानी है। आप क्या करेंगे, कहीं से आपको जलवाष्प जो नमी है वो निकालनी होती है, तो धूप में रख देते हो किसी चीज को। मान लो कोई चीज है, सीलन आ गई है, उसमें कपड़े हैं, कपड़े सीले हुए हैं, या अपनी कोई भी चीज है, मोबाइल है, पानी में गिर गया, सील गया अंदर से, तो क्या करोगे उसको, भाई मोबाइल नहीं छोड़े, हम ऐसी बात कर ले, कोई भी चीज है इसमें नमी मौजूद है, धूप में रख दोगे। धूप मतलब क्या दे रहे हो, तापमान दे रहे हो। तो वो ये भी यही तो कह रहा है, जब कार्बन को निर्वात में अर्थात हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उस पर से नमी जैसी अशुद्धियां हट जाती हैं और यही प्राप्त चारकोल जो होता है वो सक्रिय चारकोल कहलाता है। अर्थात अब इस चारकोल के ऊपर सारी सतह जो है वो खाली है, अब इस पर आसानी से अधिशोषण किया जा सकता है। तो बच्चों आज हमने स्लाइड में 5 बिंदु जो थे कि किस प्रकार से गैस को जो अधिशोषित होती है वो अधिशोषक पर किस प्रकार से निर्भर करती है, वो हमने यहाँ से टॉपिक पढ़े। तो मैं आशा करती हूँ आपको सामने जो 5 टॉपिक लिखे हुए थे, ये 5 टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे कि गैस जब अधिशोषकों पर अधिशोषित होती है तो कौन कौन से कारक इसको प्रभावित
करते हैं। मैंने अपनी ओर से पूरी तरह कोशिश की है आपको इसे समझाने की। बच्चों अब इसके बाद मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए बच्चों। और आप यहाँ से अब मिलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए आपको सभी चैप्टर्स जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। मैं यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल में आए हुए हैं वो भी कराने वाली हूँ इसके साथ, तो आपको वो नोटिफिकेशन तभी प्राप्त हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।